इस वीडियो के तो टाइटल से ही आपको क्लियर है कि हम पढ़ने वाले हैं आज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये सेकंड नंबर का एटॉमिक मॉडल है जो कि सबसे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, विच वाज द प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें वाटरमेलन के थ्रू उन्होंने समझाया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। बट जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, उसके कई सारे लिमिटेशन थे, जैसे उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई हम पढ़ने वाले हैं आज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। यहाँ पर आपको दिख सकता है सबसे पहली चीज़, जैसे लीड शील्ड यहाँ पर है और लीड शील्ड के बाद में रेडियो एक्टिव सोर्स है। तो मतलब ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने। इस थियरी के अंदर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था, जो कि VVIMP है, MCQs में आता है ये कि कौन से मेटल का इस्तेमाल हुआ था। कई बार ये भी पूछते हैं कि हम गोल्ड फॉइल की जगह पे कौन से मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखना आप लोग, यहाँ पर जो गोल्ड फॉइल है उसके जगह पे आप सिल्वर या फिर प्लेटिनम का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज दीज आर हैवी मेटल्स। ओके, शुरुआत करते हैं। अर्नस्ट रदरफोर्ड इज नोन एज द स्टडीज़ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। उनको रेडियो एक्टिविटी की स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ही डिस्कवर्ड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्फ़ा एंड बीटा। दो टाइप के रेडिएशन अल्फ़ा और बीटा की डिस्कवरी किसने करी थी? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। कहाँ से करा था? तो यूरेनियम से। यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव मेटल है, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज करते रहता है हमेशा। ही फाउंड दैट एटम कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एम्प्टी स्पेस विद एन मास कंसंट्रेटेड इन अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी और उन्होंने बोला कि पूरे के पूरे एटम का सारा जो मास है वो उसके सेंटर में ही कंजर्व्ड होता है। ओके, दिस इज़ हाउ ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया था, जो कि गोल्ड शीट के ऊपर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई थी। मेजर फंक्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डेड टुवर्ड्स द गोल्ड शीट पास थ्रू द शीट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। उन्होंने एटम को इंटरनली समझने के लिए क्या किया? अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्डिंग करवाया। जब अल्फ़ा पार्टिकल को उसके ऊपर, वो बम्बार्डिंग का मतलब इंजेक्ट करवा रहे थे, तो उन्होंने इमेजिन किया था कि बहुत सारे पार्टिकल बाउंस बैक होके वापस आ जाएंगे, क्योंकि गोल्ड शीट का एक पूरा मेटल है ना उस पर। देखो यहाँ पे गोल्ड का एक मेटल मटेरियल रखा हुआ है, ये पूरा गोल्ड का मटेरियल है। तो उन्होंने इमेजिन किया था कि सारे के सारे अल्फ़ा पार्टिकल वापस आ जाएंगे। बट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जैसा कि आप देख सकते हो क्या लिखा है कि सारे के सारे अल्फ़ा पार्टिकल मैक्सिमम अमाउंट के आर पार हो गए, जिससे उन्होंने एक चीज़ प्रूव किया कि एटम के अंदर जनरली जो सारा हिस्सा है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है। सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट विद द वेरी स्मॉल एंगल, हेंस द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म। उन्होंने बोला कि सारा का सारा जो एटम है वो उसके सेंटर के अंदर ही उसका सारा मास है, और जो मास है वहीं से अल्फ़ा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गए। मैक्सिमम पार्ट जो एटम का है वो 99.9% एम्प्टी स्पेस रखता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन के बारे में इन्होंने नहीं बोला था, इन्होंने ऐसा कहा था कि वो एम्प्टी स्पेस है, वो क्लियर याद रखना। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड नियरली 180 डिग्री ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जो डिफ्लेक्ट बैक हुए थे। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द एन एटम इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। उन्होंने बोला कि जो पूरे के पूरे एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम होता है वो पूरे एक एटम के वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत ज़्यादा लो अमाउंट का होता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ पे लीड बॉक्स है, डिफ्लेक्शन स्क्रीन है। यहाँ पर उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट का इस्तेमाल किया था, जिससे कि वो अमाउंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल को डिटेक्ट कर पाए कि जितना उन्होंने भेजा था बाउंस बैक होकर के कितने वापस आए उसमें से। ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के एक्सपेरिमेंट के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है, NCERT का डायग्राम। ओके, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना रहेगा। अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो ये दोनों ही डायग्राम आपको IMP तरीके से याद रखना है। द पोजीशन ऑफ द चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम एंड इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बोला था कि पूरे के पूरे एटम का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मास है वो एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर में कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, और उसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज दैट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं। ठीक है, आगे
नेक्स्ट है ही क्लेम दैट द इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड इट विद अ हाई स्पीड एंड ही नेम्ड दिस पाथ एज अ ऑर्बिट। उन्होंने बोला कि जो हाई स्पीड में चीज़ें रिवॉल्व करती हैं वो ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस बीइंग डेंसली पॉजिटिव चार्ज, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मतलब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होता है और एटम के न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के वजह से अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये तो हो गई उनकी थियरी के बाद में हम जानेंगे कि उसमें कमियां क्या क्या थी। तो कमियों को हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन देखो क्या थी, रदरफोर्ड प्रपोज्ड दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल एक्स। अब देखो ये एक थोड़ी अपर ग्रेड की थियरी आ जाती है कि मैक्सवेल ने क्या कहा था। मैक्सवेल ने बोला था कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एक्सेलरेशन के अमाउंट से स्पीड से चलते हैं, बहुत हाई अमाउंट की स्पीड से चलते हैं, तो एक पाथ में रिवॉल्व हो पाना मुश्किल है। तो उनकी ये जो थियरी थी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं पाथ में, वो गलत प्रूफ हो गई। मैक्सवेल ने इसको गलत प्रूफ किया था। ओके, These radiation would carry energy from the motion and would come to shrinking orbits। उन्होंने क्या बोला कि अगर ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, किसी भी एक जगह पर रिवॉल्व हो रहे हैं, तो रिवॉल्व होने की वजह से इनके अंदर में बहुत सारी एनर्जी भी लग रही होगी, और उसी एनर्जी के वजह से वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज़ करेंगे। जब ये एनर्जी लूज़ करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे का करके गोल 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 आके सेंटर में श्रिंक हो जाएंगे। तो उन्होंने श्रिंकिंग ऑर्बिटल की थियरी दी थी। किसने? मैक्सवेल ने। तो उन्होंने जो मैक्सवेल की थियरी थी कि भाई ऑर्बिट श्रिंक होकर के अंदर आ जाएगा, फिर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिक्स हो जाएंगे जिससे एटम कोलैप्स कर जाएगा, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। असली में तो एटम स्टेबल रहता। मतलब इस रदरफोर्ड की थियरी में कुछ गड़बड़ है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेटेड स्पीड में नहीं रिवॉल्व करते। ओके, कैलकुलेशन हैव शोन दैट एज पर द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड कोलैप्स इन अ न्यूक्लियस इन अ 10⁻³ सेकेंड। मतलब 0.001 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर, अगर रदरफोर्ड की थियरी सच है तो। ठीक है, पर वो सच नहीं है। ओके, इसके लिए वो एक लिमिटेशन है। ओके, याद रखना है आपको कि इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, और ये मैक्सवेल ने प्रूव किया कि अगर रदरफोर्ड की थियरी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो उन्होंने इसको कैलकुलेट करके बताया कि 0.003 सेकेंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। ओके, सो द रदरफोर्ड मॉडल was not accorded in a Maxwell theory could not explain the stability of atom। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल। लिमिटेशंस जो है वो और भी हैं, देखते हैं। वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, बट वो ये नहीं बताया कि कहाँ पर कितने ऑर्बिट्स होते हैं, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, उसके बारे में उनके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। तो दैट्स वाई वो भी एक लिमिटेशन में काउंट होगा। Although the early atomic model were inaccurate and failed to explain the certain experimental result, hence form the base of the future development in a world of quantum mechanics। यहाँ पर ये लिमिटेशन नहीं, ये फ़ायदे की बात है कि भले ही रदरफोर्ड की जो थियरी थी उस थियरी ने भले ही बहुत सारे पैरामीटर्स, मैक्सवेल के पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इलेक्ट्रॉन के पोजीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के कितने होते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, अमाउंट ऑफ ऑर्बिट भी उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, एनर्जी लेवल के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, बट फिर भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेस रखने के लिए ये एटॉमिक मॉडल का बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हुआ था। ओके, इसकी वजह से साइंटिस्ट के मन में आइडिया आया कि क्वांटम मैकेनिक्स जैसी दुनिया भी होती है जहाँ पर छोटे छोटे पैरामीटर्स पे चीज़ें वर्क करती हैं। और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के मैंने फ़ोटोज़ दे रखे हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जैसे यहाँ पे मैक्स प्लैंक है, इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डिस्कवरी करी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन किया। वर्नर हेंसबर्ग हैं जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया, और इनविन शोंडर हैं जिन्होंने श्वेंडर इक्वेशन को एक्सप्लेन किया। तो
ये सारे के सारे साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड का रेफरेंस ले करके अपनी थियोरी को शुरुआत करी। मतलब ये थियोरी भले ही 100% परफेक्ट नहीं है, बट इसी थियोरी की वजह से इन साइंटिस्ट के मन में आइडिया आया, जिसकी वजह से आज की दुनिया हमारी इतनी बेहतर है और पावरफुल प्रोसेसर को हम यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है।